Hello students, Prabhat this side. Once again, welcome you all to our online channel Commerce Getting Point. Students, today it is our BST lecture number 6. And before coming to the today's lecture, once we will have a quick recap what we have studied till now. तो स्टूडेंट्स देखो हमारा जो चैप्टर है सबसे पहले हमने बीएसटी का एक बेसिक्स देखा था कि बीएसटी में क्या बेसिक होता है जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो वर्ड होता है बिजनेस जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना उसका हमने एक पहले बेसिक मीनिंग देखा था कि बिजनेस वर्ड का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है। हमने सबसे पहले तो जाना था कि बिजनेस वर्ड किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो किससे डिराइव हुआ था स्टूडेंट्स, वो बिजी वर्ड से डिराइव हुआ था। फिर हमने बिजी का मतलब देखा था कि डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी, अगर हम कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस। बट हमने फिर देखा था कि एक्टिविटीज हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, और पैसे कमाने के लिए हम लोग थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिसमें क्या क्या था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज रहती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हमने स्पेसिफिकली बिजनेस का मीनिंग देखा था कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में कॉमर्स आता है, और कॉमर्स की मीनिंग क्या थी, कॉमर्स रेफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। फिर हमने देखा था कि एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो वो उतना टर्म था, डेफिनेशन का वो जो पार्ट था जिसमें क्या था, कॉमर्स रेफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कॉमर्स के हमारे दो पार्ट है ना, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो जो एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या टर्म दिए थे, हम लोग उसको टर्म दिए थे ट्रेड। क्या दिए थे टर्म हम लोग उसको स्टूडेंट्स, ट्रेड। देखो स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, देखो ये कोई ऑफलाइन क्लास है नहीं कि हम लोग सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। सामने बैठ के जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि जब मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ पूरी क्लास बोलती है, तो सेशन जो और इंटरेक्टिव होता है। बट यू ऑल आर स्टडीइंग वर्चुअली फ्रॉम मी। तो देखो वर्चुअल में भी आपको इंटरेक्ट करने के लिए आपको भी साथ में मेरे साथ ये सारी चीजें रिपीट करनी होंगी। तो आई होप मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप ही बोल रहे होगे। तो चलो फिर हम अपने फिर से आते रिवीजन पे। तो हमने क्या बोला था, कॉमर्स में जो डेफिनेशन देखा था कि कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स का जो एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सामान का खरीदना बेचना, सामान का जो एक्सचेंज होता है, गुड्स। गुड्स की हम अगर यहाँ बात करें तो गुड्स यानी वो सामान, वो सारी कॉमोडिटीज जो हम अपने आसपास अपने साक्षात आंखों से देख सकते हैं। तो इसका जो खरीदना बेचना, जो इसका जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, ट्रेड। क्या है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या टर्म देते हैं, ट्रेड। फिर ट्रेड के साथ हमने क्या देखा था, ट्रेड के साथ हमने एक और नाम देखा था, सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आती है, सर्विसेज में हमारी एड्स टू ट्रेड आता है, यानी वो सारी सर्विसेज या वो सारी एक्टिविटीज जो हमारे ट्रेड को क्या प्रोवाइड करती है, एड। हमारे ट्रेड में आने वाले जो भी हिंड्रेंसेस होते हैं, जो भी इसमें आने वाले रुकावटें होती है, उन सारे रुकावटों को दूर करने के लिए, हमारे ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो सर्विसेज आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। उसमें फिर हमने 5 टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखी थी जिसमें कौन कौन सी थी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस थी, सेकंड नंबर पे हमारी थी ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड नंबर पे थी स्टूडेंट्स हमारी वेयर हाउसिंग, फोर्थ पे थी हमारी इंश्योरेंस, और फिफ्थ पे थी एडवर्टाइजिंग। इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक जाना था। फिर हम अपने टॉपिक जो हमारा बुक का जो सेक्शन फर्स्ट था, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फिर हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में देखा था कि कैसे ट्रेड यानी जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई थी, दुनिया में कैसे हुई थी। तो वो ओवरऑल दो रूट के थ्रू हुई थी, सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट, जिसके थ्रू क्या हुआ था, सिल्क का ट्रेड और स्पाइस का ट्रेड इस दुनिया में स्टार्ट हुआ था। फिर हमने देखा था कि उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी में ट्रेड बढ़ने लगा, मसालों का व्यापार बढ़ने लगा, फिर यहाँ की जो सभ्यताएं थी, यहाँ की सभ्यताओं में भी फिर ट्रेड स्टार्ट हो गया था। लोग जैसे इंडियन जो सिविलाइजेशन थे उन्होंने जो है धीरे धीरे ट्रेड को और बढ़ावा दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो सर्विसेज होती है, जो एड्स टू ट्रेड होती हैं, उसमें सबसे पहले जो था बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्विस कैसे स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के तहत। फिर इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था, कुछ प्राइवेट बैंकर्स या लेंडर्स जो जगत सेठ महाजन होते थे, वो लोग पब्लिक को वहां क्या करते थे, पहले डिपॉजिट्स एक्सेप्ट, उनको जो है उधार पे लोन देते थे, फिर बाद में उन्होंने डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे वो एग्जीक्यूटर्स की तरह, ट्रस्टी की तरह बिजनेस के फंक्शन देखने लगे थे और उसका इंटरमीडियरी की तरह परफॉर्म करने लगे थे। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट्स देखा था कि कैसे जो है हमारे जो है जब जगह जगह ट्रेडर्स हो गए थे इंडिया में, अब हर जगह ट्रेड इवॉल्व हो चुका था, तो कई जगह मेजर ट्रेड सेंटर्स बन गए थे, ट्रेडिंग कम्युनिटीज बन गई थी।
तो इंडिया में जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, फिर हमने देखा था कि जैसे नॉर्थ में जो है पंजाबी थे, राजस्थानी थे, फिर भट्ट थे, ऐसे कर करके हर जगह जगह लोगों ने अपने जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी लोग रहते थे वो लोग मिलकर ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनाने लगे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनने लगा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन परफॉर्म करता था। उसके हेड कौन होते थे? नागर सेठ होते थे, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे? वो लोग ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किए थे, जिसको वहां के जिस भी राज्य के होते थे वहां के राज्य को भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता था, जो कि ट्रेडर्स के हित में, ट्रेडर्स के फायदे में होता था। और उसके बाद फिर हमने उसी में देखा था कि इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम था वो जो है यानी बिजनेस पे पहले टैक्सेस नहीं लगते थे, बट अब जैसे जैसे लोग बिजनेस करना स्टार्ट किए थे तो बिजनेस पे भी अलग अलग प्रकार के टैक्स टैक्स लगना स्टार्ट हुए थे। जैसे ऑक्ट्रॉय हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, ये सारे के सारे जो है एक्साइज ड्यूटी हो गया, इन सब टाइप के जो भी टैक्सेस थे वो उन पे इम्पोज होना स्टार्ट हुए थे। फिर इसी बीच हमने देखा था कि धीरे धीरे हमारी इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पेरस होने लगी थी और हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ही तेज ग्रो करी थी। और ये इंडिया मतलब उस टाइम सोच लो जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की नंबर 1 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। स्टूडेंट सोच लो हमारा जो देश आज की डेट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो पहले नंबर 1 हुआ करता था कभी। तो चलिए आज स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी यानी हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो हम लोग देखते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, उसकी क्या पोजीशन थी, कैसे उसको बिजनेस मतलब यहाँ का जो ट्रेड और कॉमर्स था कैसे इसको बढ़ाया, फिर ब्रिटिशर्स आए तो फिर ये कैसे गिरी, फिर आजाद होने के बाद हम धीरे धीरे अब कैसे ग्रोइंग फेज में चल रहे हैं, डेवलपिंग फेज में चल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आज अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने बुक पे चलते हैं और फटाफट देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी। स्टूडेंट्स अब हम अपनी बुक पे आ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, कब से कब तक। तो हम अच्छे स्टूडेंट्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सब जो भी मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा और ये जान लीजिएगा कि मेजर ट्रेड सेंटर्स जो है क्या स्पेशली करते थे। जैसे पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में क्या होता था? मेजर एक्सपोर्ट होता था स्टोन्स का। फिर पेशावर में क्या होता था? वहां पे सेंटर था वुल के एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट ऑफ हॉर्स का। उसके बाद तक्षशिला में क्या था? ऐसे कर करके हर एक ट्रेड सेंटर में कुछ ना कुछ ये स्पेशलिटी है। जैसे एक बार मैं आप लोग को क्विकली बता भी दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये रीड कर चुके होंगे। सो देखिए यहाँ पे था कि मिथिला स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स कॉलोनीज। तो मिथिला ने क्या किया था? मिथिला जो ट्रेड सेंटर था वो साउथ चाइना में जो है स्पेशली यूनान में वहां पे ट्रेडिंग कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया था और यहाँ से ट्रेड भी काफी ज्यादा होता था। फिर उज्जैन में क्या था? उज्जैन में ये सारे क्लॉथ का एक्सपोर्ट हुआ था। अगाते, कार्लेनियन, मुस्लिम, मलाऊ, ये सब क्लॉथ का जो एक्सपोर्ट था कहाँ से होता था? उज्जैन से। और वो उज्जैन से अलग अलग ट्रेड सेंटर्स पे होता था। फिर सूरत को आज के डेट में इंडिया में अगर बोला जाता है एक तरह से आज उसको टेक्सटाइल का हब बोला जाता है। तो सूरत में क्या था? सूरत में देखो सूरत का जो टेक्सटाइल था वो सबसे ज्यादा फेमस था। वहां पे क्या होता है? वहां पे कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी का काम होता है स्टूडेंट, जो कि आज भी हमारे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सूरत क्या था? सूरत टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर वेरी फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर। उसके बाद फिर यहाँ पे कांची भी क्या था? यहाँ पे जो है जो कांची हमारा कहाँ है? कांची हमारा तमिलनाडु में। तो वहां पे क्या होता था? वहां पे जो है चाइनीज आते थे और फॉरेन शिप परचेज ये सब काम वो लोग करते थे। यहाँ पे क्या है? चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पर्ल्स, ग्लास एंड रॉ स्टोन्स। और वहां पे उसकी जगह वो बदले में हमें क्या बेचते थे? गोल्ड एंड सिल्क। क्या थे हम लोग जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन और क्या कहते हैं ये हमारा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जब मेसोपोटामियन से जब ट्रेड स्टार्ट किया था तब भी हम लोग गोल्ड और इन्हीं सब चीजों का तो ट्रेड करते थे, याद है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे लिखा है कि मदुरा, तो मदुरा जो है हमारा ये पांड्यस का कैपिटल था, जो कि महाभारत में हम देखे थे पांच पांड्य, तो उन लोगों का कैपिटल मदुरा था। और वहां पे क्या होता था? वहां पे फॉरेन मर्चेंट सबसे ज्यादा आते थे, रोमन्स फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड, क्योंकि समुद्री रास्ते से लोग उससे आसानी से आ जा सकते थे। फिर कावेरी पट्टा, तो कावेरी पट्टा को आज के डेट में हम लोग कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। आप लोग ये इस जगह के बारे में सुने होंगे। और ये क्या था? इट वाज साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन एज सिटी प्रोवाइडेड लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज ऑफ मर्केंडाइज। इट वाज आल्सो सेंटर फॉर परफ्यूम। और यहाँ पे देखो किसका सेंटर था? परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सेंट्स, सिल्क, वूल, कॉटन, ये सब चीज का यहाँ पे सेंटर था। फिर हम लोग पढ़ेंगे तमरालिप्ति। तो तमरालिप्ति में क्या होता था? इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्ट कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड।
with west and east. It was linked to road by बनारस and तक्षशिला. तो देखो ये स्टूडेंट्स, ये हम लोग देख ली कि ये क्या था और किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस थी. तो इसका आप लोग लर्न कर लीजिएगा. फिर कुछ 5 मेजर एक्सपोर्ट्स और 5 मेजर इंपोर्ट्स आप लोग जो है अपने लर्न कर लीजिएगा, जो कि हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब स्टूडेंट्स आज हम लोग अब फिर से ये जो भी ये अब तक हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इस सेशन का आज हम एंड अप करेंगे. फिर अब हम अपने सेक्शन के अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट में अब चलेंगे कि हमारा क्या नेचर है, क्या कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, वो सब पढ़ने के लिए. तो चलो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने इंडिया की हिस्ट्री पे. देखो यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट. आपको पता ही नहीं इंडिया पहले क्या था, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. यानी हमारा एशिया जितना बड़ा ना, एशिया एशिया क्या हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारा महाद्वीप है. तो उसमें जो इंडिया था उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था. यानी हमारे एशिया का मेजर पार्ट क्या था, इंडिया ही था, जिसको हम लोग पहले अखंड भारत ही बोलते थे. तो सोचो अखंड भारत को जो है यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था. और इसकी पोजीशन क्या कब से क्या तक थी, तो हम लोग उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. और यहीं से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लास 12 में आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका भी बेस आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा. तो चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी हमारी इस दुनिया जो हमारी ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे इंडिया की क्या पोजीशन थी. तो बिटवीन फर्स्ट एंड 7th सेंचुरीज एडी. तब देखो फर्स्ट से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में इंडिया क्या थी, इंडिया वाज लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड. एंशिएंट यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, पूरे दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी. कब, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा कहाँ होता था, हमारे देश में, हमारे इंडिया में होता था. कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ. यानी पूरी दुनिया अगर सोचो 100% की, तो 100% की जो टोटल वेल्थ थी, टोटल कीमत जिसका केवल 23% केवल और केवल इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट करता था. यानी पूरे दुनिया के जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1/3 1/4 था. उसके बाद द कंट्री वाज रेफर्ड टू स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप. यानी हमारा देश क्या कहलाता था, स्वर्ण भूमि यानी सोने की चिड़िया, या फिर कह लो सोने की धरती. तो हमारा देश क्या था बच्चों, सोने की धरती है. आप सभी इंडियंस हो, सो यू हैव टू फील प्राउड दैट यस हमारा देश क्या था, स्वर्ण भूमि था, स्वर्ण द्वीप था. और स्टूडेंट्स फिर से अब हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है. और स्टूडेंट्स वी ऑल यूथ, अब हमें अपने देश को आगे ले जाना है, ये बात जान लो. इसलिए हम लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करेंगे, बढ़िया से बढ़िया नॉलेज गेन करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा जो देश था उसको क्या बोला जाता था, उसको किसकी संज्ञा दी थी, सोने की चिड़िया की, स्वर्ण द्वीप यानी सोने का दिया. ऐसे ऐसे करके कुछ संज्ञाएं थी हमारे देश को दी गई थी, सोच लो. उसके बाद हमारा देश क्या था, उसके बाद देखो प्री कॉलोनियल यानी कॉलोनियल पीरियड कौन था, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे. तो उसके पहले का जो पीरियड था जिसको हम लोग बोलते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड. तो प्री कॉलोनियल पीरियड जो हमारे भारतीय इतिहास का था वाज एन एज ऑफ प्रोस्पेरिटी. यानी हमारा जो देश था उस टाइम सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस हो रहा था, सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा था, सबसे ज्यादा अमीर बन रहा था ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एंड मेड द यूरोपियंस एम्बार्क ग्रेट विक्ट्री ऑफ डिस्कवरी, वॉयज ऑफ डिस्कवरी. फिर उसी से क्या हुआ, देखो हमारा देश जब तेजी से बढ़ने लगा ना, तो वही जो यूरोपियंस थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे, उनके आंखों में गड़ने लगा, अच्छा ये इतना तेजी ग्रो कर रहा है. तो soon realized the reward of trade in exchange of gold and silver. और फिर उन्होंने वो धीरे धीरे समझ गए क्या, अच्छा ये भारत जो देश है, यहाँ से जो ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है उसके वहां पे लोग केवल सोने और चांदी के सिक्के के बदले यहाँ से हम कितना कुछ ले सकते हैं, उन्होंने उस समय पकड़ लिया. और डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, इंडिया वाज फार बिहाइंड वेस्टर्न यूरोपियन इन टेक्नोलॉजी. अब देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे जैसे आई थिंक कोई लाइन यहाँ पे मिस हो रही है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स नहीं, कोई यहाँ पे टेक्निकल इशू नहीं है, मुझे लगा था कि हो सकता कुछ टेक्निकल इशू कुछ मिस हो. तो देखो यहाँ पे क्या था कि अब हमने देखा ना कि जो ब्रिटिशर्स यानी प्री कॉलोनियल पीरियड में जो इंडिया ग्रो कर रहा था, तो वो यूरोपियंस के हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में गड़ने लगा. फिर क्या हुआ, इसी बीच जो यूरोपियंस थे और जो ब्रिटिशर्स थे यानी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, वो लोग इंडिया और उन्होंने देखा अच्छा इंडिया इतना तेज ग्रो कर रहा है. तो उन्होंने फिर यहाँ के जो ट्रेड था इसमें फिर क्या थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो देखने लगे अच्छा ऐसा ऐसा. और फिर उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे रूल करना स्टार्ट किया, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा करना स्टार्ट किया. डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर्स,
इंडिया वॉज फार बिहाइंड वेस्टर्न यूरोपियन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड आइडियाज। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर इंडिया। देखो इंडिया जैसे इतना ग्रो तो कर रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न यूरोप की जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन है, जो आइडिया, उससे इंडिया इतना पीछे कैसे। एक समय क्या था कि इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा था। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का यानी पूरी दुनिया का 23% लगभग कंट्रीब्यूट करता था। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्या हुआ कि इंडिया इतना पीछे हो गया। तो देखो सबसे पहले तो हमारे ब्रिटिशर्स जो थे उनका राज स्थापित हो गया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद वो हमारे देश में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए थे। वो धीरे धीरे यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किए, तो फिर वो यहाँ के ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस अब वो अपने अकॉर्डिंग बनाने लगे थे। और उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा भी इंक्रीज कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉजिंग लैक ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे देखो ब्रिटिशर्स का रूल बढ़ता गया, वैसे वैसे इंडिया के लोगों की आजादी छीनती गई कि वो अपना इनोवेशन, अपना आइडिया इंप्लीमेंट कर सके। नो अकरेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और देखो उसी टाइम क्या था, जब वो जो फेज था यानी अराउंड 18 सेंचुरी का, 19 सेंचुरी का, उसी टाइम कई जैसे यूएस इकोनॉमी और कई इकोनॉमी उसी टाइम मेन ग्रो करी थी 19 सेंचुरी में। तो वो जो फेज था जहां पे हमको साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, इन सब की जरूरत थी, वो सब रिवॉल्यूशन, वो सब बदलाव हमें नहीं देखने के लिए मिले। ऑल दिस मेड, फिर यहाँ पे देखो लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मासेस। और स्टूडेंट हमारे जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जिसको जो मुगल के कुछ राजा थे, कुछ पहले के जो मतलब मुस्लिम जो रूलर्स थे, जो अफगानी रूलर्स थे, उन्होंने उनको जला दिया था। तो सोचो उससे क्या हुआ था कि यहाँ के लोगों की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन थी, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुकी थी। जिससे क्या हुआ था, जिससे कई लोग अनएजुकेटेड थे। इसी इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो थी विच वाज प्रॉस्पेरस बट पीपल हु वर पुअर। देखो इंडियन इकोनॉमी तो ऐसी थी जो क्या थी, जिसका भंडार तो हरा भरा था, प्रॉस्पेरस तो थी, डेवलप्ड हो चुकी थी, बट यहाँ के जो लोग थे, जिन देखो किसी भी देश के डेवलपमेंट के पीछे वहां के ह्यूमन रिसोर्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स थे, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, वो क्या थे, यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ के लोग गरीब होने लगे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सारा धन था वो कौन ले जा रहा था, वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, वो फिरंगी ले जा रहे थे। The British Empire began to take roots in India in the mid 18th century। और देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो अपना वर्चस्व, यहाँ पे अपनी जड़ें, यहाँ पे अपने आप को कब प्रॉपरली इन्होंने स्टैब्लिश किया, मिड 18th सेंचुरी, वही बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ पे प्रॉपर एक्सपेंड हुए थे, उन्होंने अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यू generated by our provinces for purchasing raw materials, spices and goods. These led to stop of inflow of foreign exchange। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज, जो कि भी हमारे यहाँ की जो भी रियासतें थी, यहाँ पे जो भी रजवाड़े हुआ करते थे, तो इनसे जो भी यहाँ से जो भी टैक्सेस होते थे, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, वो कौन यूज करता था, वो ब्रिटिशर्स यूज करते थे। हम इंडियंस नहीं यूज करते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था। और फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उन्हीं पैसे को यूज करके रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल, स्पाइसेस, मसाले और गुड्स, ये सब चीजें वो जो है खरीदने लगे थे। दिस लीड्स टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो क्या हुआ कि वो जो मटेरियल था, ये उससे वो क्या करने लगे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, इन सब चीजों को परचेज जो है करना स्टार्ट किया। और उसके बाद देखो, क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता था, बट अब ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स होते वो हमारे ही पैसे से हमारे सामानों को खरीद के अपने एक्सपोर्ट करने लगे थे। फिर दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ही जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से हमसे सस्ते में माल खरीद के अपने यहाँ भेजने लगे थे। और हमारा अदर कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट होता था, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे कि अगर इंडिया से कोई सामान अगर हमको दूसरे देशों में भेजना होता था, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना होता था, तो उस पर वो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाने लगे थे, यानी हैवी टैक्सेस लगाने लगे थे। उससे क्या हुआ था कि कोई भी इंडियन सोचता था अगर मैं दूसरे देश में बेचूंगा तो मैं इतना ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि इन अंग्रेजों को ही बेच दो। और इससे क्या हुआ, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता वो लगभग रुक सा गया। और उससे क्या हुआ, एक समय जो हमारा देश जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, यानी ज्यादातर देशों में अपने हैंडीक्राफ्ट, अपने हैंडलूम, अपने टेक्सटाइल, हमारी जो भी चीजें थी हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारे मसाले, वो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है
फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स, यानी हमारे जो प्रोसेस्ड गुड्स था, जो फिनिश्ड गुड्स था, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, उससे क्या हुआ, उससे हमारा जो एक्सपोर्टर्स, उससे हमारे देश किस पे शिफ्ट हो गया, एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड बायर्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। देखो स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो है, आप ये चीज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ोगे, ब्रिटिशर्स हम ही से हमारे जो ये रहते थे रॉ मटेरियल्स, और ये जो जो सारे गुड्स रहते थे, ये अपने यहाँ ले जाके वहां पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया, यानी हमारे कच्चे माल से उन्होंने फिनिश गुड्स बना के हम ही को हमारे देश में लाके बेचना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे क्या था, उन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया था। देखो एक्सपोर्ट यानी अगर हम बाहर माल भेजेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, और वहां से जो वो माल इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से, उस पर उन्होंने जो है कम ड्यूटी, कम टैक्सेस रखे थे। और अगर कोई इंडियन चाहे कि दूसरे देश से वो माल खरीद ले तो उस पर उन्होंने हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो सोचो इससे क्या हुआ, इससे उनका फायदा होने लगा, क्यों, क्योंकि हमारे देश में सस्ता से सस्ता माल ले जाके वो अपने यहाँ प्रोड्यूस करने लगे, फिर वहां से वो हमको फिनिश गुड्स जो है, हमारे सामान को यूज करके फिनिश गुड्स बना के हमको उन्होंने महंगे बेचने स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा जो कंट्री था वो पहले एक्सपोर्टर हुआ करता था फिनिश गुड्स का, यानी हम सबको बना बनाए सामान एक्सपोर्ट करते थे। फिर उससे हमारा देश अब क्या हो गया, हमारा देश एक्सपोर्टर हो गया था रॉ मटेरियल्स का और बायर्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। यानी पहले एक जमाने में क्या करते थे, एक जमाने में जो है रॉ मटेरियल्स को जो है पहले इंपोर्ट करते थे, अपने देश में यूज करके फिनिश गुड्स लोगों को देते थे। बट अब ये स्थिति हो गई थी कि हम रॉ मटेरियल केवल और केवल बाहर इंपोर्ट कर रहे थे और मैन्युफैक्चर गुड्स को अपने जो है इंपोर्ट कर रहे थे। इससे क्या हुआ था, इससे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। और स्टूडेंट्स फिर एक समय ऐसा आ गया था कि हमारे देश में खाने के लिए लाले पड़ गए थे, हमारे देश में लोग गरीब, क्या लोग भूखे मर रहे थे, और ये कई सारी चीजें हो रही थी। फिर वो समय आया जब हमारा देश आजाद हुआ। और स्टूडेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ था जिस रात, यानी आप लोग अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तब आपको पता चलेगा कि 1947 की वो शाम, 15 अगस्त 1947 की वो शाम, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन हमारे देश की क्या स्थिति थी। तो उस दिन हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारा देश क्या था, हमारा देश लगभग ये अंग्रेजों ने लूट लिया था, हमारे जो इकोनॉमी थी एकदम रुक सी गई थी, यहाँ पे समझ लो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा था। तो अब इसको धीरे धीरे फिर से वापस पेज पे लाने के लिए, ग्रोथ पे लाने के लिए, उस टाइम फिर यहाँ पे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। फिर हमारा यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर 1952 में यहाँ पे प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया था। और प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग कमीशन जो है देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो टूट गई थी, उसका फिर से इंडिपेंडेंस के बाद प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग हमारी इकोनॉमी का, हमारे देश का स्टार्ट हुआ। और इससे ये कैसे स्टार्ट हुआ, जब इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया, और प्लानिंग कमीशन बना के यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लाई गई, यानी हमारे देश के सब चीजों को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एक प्लानिंग कमीशन के थ्रू हमने 5 इयर्स प्लान निकालना स्टार्ट किए। और सबसे ज्यादा पहला जो 5 ईयर प्लान था कब पे इंप्लीमेंट हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था स्टूडेंट्स 1952 में। Due importance was given to establishment of modern technological and scientific institutions, space and nuclear programs। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये जो पहला 5 इयर्स प्लान था, ये इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था, इसने दिया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। इन सब के लिए जो है यहाँ पे इस पे एम्फेसिस दिया गया। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी, और देखो ऐसे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, फिर धीरे धीरे जो है हर साल 5 इयर्स, मतलब हर 5-5 साल में 5 इयर्स प्लान आना स्टार्ट हुए इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ, देखो 5 इयर्स प्लान के बारे में भी आप जो है वही फिर से मैं बोलूंगा कि आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे, तभी बस इतना जान लो कि ये 5 ईयर प्लान की जो पॉलिसीज थी, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट लोग करना चाहते थे, वो क्या हुआ, वो इम्प्लीमेंट जिस पेस से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से होनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं था, यानी लोगों के पास कैपिटल, पूंजी, पैसे की यहाँ पे कमी थी। और यहाँ का जो देखो, क्योंकि हमारा देश तुरंत ही आजाद हुआ था, तो यहाँ की सरकार ने क्या सोचा, यहाँ की सरकार ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा किया जाने लगा, हमारे आर्मी को प्रिपेयर करने के लिए उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाने लगा। और इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत थी कि हमारा जो पैसा है, जो भी मतलब पॉलिसीज थी वो बनाई जानी चाहिए थी सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ।
यहाँ पे क्या हुआ, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से हमारा देश आज भी जो है एक तरह से कह लो पीछे का पीछे रह गया। और देखो क्या हुआ, फिर एक समय ऐसा है, यानी वो दशक था 1990, यानी 1991 था। उस टाइम हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी स्टूडेंट्स, वो फिर से एक बहुत ही मेजर क्राइसिस से गुजरने लगी। यहाँ पे क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, यानी हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो लगभग खाली होने के कगार पे था। हमारा देश कर्ज के तले डूब चुका था, हमारी इंडियन इकोनॉमी एकदम समझ लो नीचे स्तर पे जाने लगी थी। और हम, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था ना स्टूडेंट्स, 1991 से पहले देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा कि 1991 से पहले हमारी जो बिफोर 1991 हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। बिफोर 1991 जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी स्टूडेंट्स, वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब कहने को, हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट थी, वो हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेड और रूल्स और रेगुलेशंस थे उसको काफी रिस्ट्रिक्ट रखा गया था। यानी केवल और केवल जो ट्रेड और कॉमर्स होता था वो केवल और केवल विद इन इंडिया ही होता था, विदेश से हम बहुत कम व्यापार कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज काफी कम आने लगा, यहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बढ़ने लगा, और हम धीरे धीरे क्या हो गए थे, हम धीरे धीरे इम्पोर्ट जो है, देखो यहाँ पे पॉलिसी लाई गई थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से पहले क्या था, हम ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करते थे, और ये सारी चीजें को जिससे हमारा देश फिर से पीछे होने लगा। और हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी स्टूडेंट्स, हमारी इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। और देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमारे पास बेसिकली जो है टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है और एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो ये ओपन इकोनॉमी नहीं थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी हम विदेशों से बहुत कम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ट्रेड करते थे, जिसकी वजह से हमारा देश काफी ज्यादा पीछे होने लगा। और हमारे यहाँ देखो ऐसा इसलिए हुआ था स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी क्या थे, उसको लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी इंडिया किस लिए आए थे, वो इंडिया केवल और केवल ट्रेड करने आए थे, बट ट्रेड से उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और लगभग 150 साल तक उन्होंने हम पे राज्य किया था। तो 150 के स्टूडेंट्स के लोग 200 साल तक उन्होंने लगभग हम पे अपना राज्य किया था। तो सोचो ऐसा ना हो फिर से, इसलिए यहाँ की जो उस टाइम सरकार थी वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो सोचती थी अगर हम फिर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए अगर हम जो है मान लो खोल दे अपनी इकोनॉमी को, तो हो सकता है फिर से कोई आके हम पे कब्जा ना कर ले। तो इसी डर की वजह से इंडियन इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी रखा गया था। बट इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा धीरे होने लगी, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ एकदम समझ लो रुक गई थी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ट्रेड के जो भी रेगुलेशंस थे वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे। तो फिर 1991 में जब हमारे यहाँ पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट थी, और उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने फिर जो है एज एन इकोनॉमिस्ट उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि अब हमको एलपीजी की पॉलिसी लानी चाहिए। किसकी स्टूडेंट्स, एलपीजी। एलपीजी इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब स्टूडेंट्स ये पॉलिसी क्या थी, इसमें हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो आज की डेट में जो ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, तो वो हमारे ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम ग्लोबल ट्रेड करते थे, बट फिर जो ये चीज रुक गई थी इसको फिर से वापस लाने की तैयारी की गई, इसके लिए पॉलिसी बनाई गई। और ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन एंड जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, इसके बारे में भी हम लोग अपना एक चैप्टर है, हम लोग उसमें इन डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में। तो लिबरलाइजेशन थी, प्राइवेटाइजेशन थी और ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी पॉलिसी लाई गई। और आपको पता है स्टूडेंट्स, नारायण मूर्ति का इंटरव्यू था, आज की डेट में तो हम कुछ भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आराम से कर लेते हैं। वो बोलते थे अगर हमको 1991 से पहले जो इन्फोसिस के चेयरमैन है नारायण मूर्ति, वो बोलते थे कि अगर हमको एक कंप्यूटर भी अगर बाहर से इंपोर्ट करना होता था तो उसके लिए हमको 10 बार दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे। सो इतने ज्यादा यहाँ पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे। हम अगर आज हम हर कोई चाहे तो आसानी से रजिस्ट्रेशन करके ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है, पर पहले अगर हमको कोई भी ट्रेड करना होता था उसके लिए हमें गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। तो सोचिए स्टूडेंट्स, इतने ज्यादा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो कई लोग तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करते थे।
तो उस वजह से सबसे पहले यहाँ पे लिबरलाइजेशन आ गया कि जो भी लाइसेंस राज, पहले एक सिस्टम हुआ करता था लाइसेंस राज, अगर आपको एक ब्रेड भी सेल करना हो तो उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था, और कई चीजों के पे छोटी छोटी चीजों के लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो हमारा जो लाइसेंस राज था इसको हटाया गया। अब प्राइवेटाइजेशन यानी जो गवर्नमेंट की कई ऐसी कंपनियां थी, कई ऐसी सेक्टर थी जो लॉस में जा रही थी, तो उसका प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया गया। और अब हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड की गई, यानी ओपन इकोनॉमी से अब हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, क्लोज इकोनॉमी से अब हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो गई, और अब हमारा ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब हमारे यहाँ एफडीआई यानी हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, इनवाइट किया गया, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे री इंडस्ट्रियलाइज होना स्टार्ट करी थी। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि दिस चेंज, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ आफ्टर द प्रोसेस, देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि इंडिया कैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ। तो देखो आफ्टर इंडिया बताया ना कि हमारा क्या था, हमारे यहाँ कर्ज तले हम लोग की इकोनॉमी क्या हो गई थी, दबने लगी थी, और उससे क्या हुआ हमारा जो है क्या किया गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में लाया गया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई गई द इंडियन इकोनॉमी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आज डेट में हमारी इंडियन इकोनॉमी एक समय ऐसा है कि इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हो गई थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोगों की कमाई इनकम बढ़ने लगी थी, सेविंग्स बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, इंक्रीज्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सबके पास पैसा आने लगा तो लोगों ने पैसे खर्च करना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से क्या हुआ डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ा, और हमारी क्या हुई, हमारी जो यंगर पॉपुलेशन यानी यूथ वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे इंश्योर करने लगी कि हमारी ग्रोथ जो है और तेज होगी। द हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच वर लाइकली टू ग्रो एट रैपिड प्लेस, और हमारी जो यहाँ पे सेक्टर्स थे वो जो है हाईएस्ट ग्रोथ की तरफ मतलब धीरे धीरे ग्रो करने लगे। द रिसेंट देखो, और यही सब चीजें लाई गई। फिर हमारी अभी तो रिसेंट में मोदी गवर्नमेंट जो आई थी 2014 में, उन्होंने भी कई सारे ट्रेड रिफॉर्म्स, कॉमर्स रिफॉर्म्स लेके आए, जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी वो और तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर ये कोविड की बात ना करें तो बिफोर कोविड हमारी इकोनॉमी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी। द रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, और देखो सबसे पहले हमारे जो गवर्नमेंट था उन्होंने कौन सी पॉलिसीज लेके आए थे, मेक इन इंडिया पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं स्किल इंडिया। ये कब लाई गई थी, ये 2014 में पॉलिसी लाई गई थी स्किल इंडिया पॉलिसी, डिजिटल इंडिया, ये सारी की सारी। फिर ऑन रोल आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी, ये सारी की सारी पॉलिसीज को जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में मतलब उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ऐसे कर करके गवर्नमेंट आज के डेट में कई पॉलिसीज ले आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी, हमारा जो देश है वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखो अब लिखा है कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया वाज एन इनिशिएटिव। इसको देखो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा। मेक इन इंडिया वाज इनिशिएटिव, ये देखो मेक इन इंडिया क्या था, मेक इन इंडिया मेक इन चाइना के अगेंस्ट में ये पॉलिसी लाई गई थी। मेक इन चाइना क्या, आपको पता है कि स्टूडेंट्स चाइना की डेट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी जितनी भी कंपनियों का जो भी सामान जो भी बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ होती है, वो चाइना में होती है। क्यों, क्योंकि वहां का जो लेबर है वहाँ चीप लेबर है, वहां पे काम सस्ता है, इस वजह से वहां पे हर कंपनियां जाती हैं कि सस्ते से सस्ते में वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो इसलिए उन्होंने चाइना में शिफ्ट कर रखा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि मेक इन इंडिया वाज एन इनिशिएटिव, तो इसी को मतलब खत्म करने के लिए कि हमारे इंडिया में भी तो आगे देखो, हमारे इंडिया में क्या सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो इंडिया में भी तो मैन पावर काफी है, तो सोचो यहाँ पे भी तो चीप लेबर हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी थी उसको लाया गया, और इसको कब, जब 25 सितंबर तो 2014 को जो मोदी जी थे उन्होंने लॉन्च किया था। और ये किस लिए लॉन्च किया गया था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव दिया गया था कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो देश है वो धीरे धीरे यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करे, और हमारा देखो वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करे, और फिर से हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। तो एनकरेज नेशनल है, और ये देखो किस लिए आया गया था कि जिससे जो नेशनल कंपनियां हैं, मल्टी नेशनल कंपनियां, वो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करें। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज टू क्रिएट जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट इन 25 मेजर सेक्टर्स। तो देखो हमारा जो ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये जो है मतलब किस पे इन्फोसिस किया था, जॉब क्रिएशन और स्किल एनहांसमेंट पे। क्यों, क्योंकि अगर लोग, और वो मेनली इन 25 सेक्टर्स में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था कि ऑटोमोबाइल, एविएशन, केमिकल्स
ऑटोमोबाइल कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों में जो है यहाँ पे मेक इन इंडिया पॉलिसी लाई गई कि ये सब सेक्टर्स की जो भी कंपनियां हैं, नेशनल कंपनी हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो कहीं और ना जाकर हमारे भारत देश में आए और हमारे भारत देश में क्या हो, वो चीजें मैन्युफैक्चर करें। और इसी पॉलिसी की बदौलत आपको पता हो कि स्टूडेंट्स आज की डेट में 100 सेक्टर्स में इंडिया में 100% एफडीआई अलाउड है। केवल और केवल अगर 3 जो है सेक्टर छोड़ दिया जाए, लाइक न्यूक्लियर सेक्टर जो है, स्पेस एंड रिसर्च सेंटर, मीडिया यहाँ था, तो इसके अलावा जो भी सेक्टर है डिफेंस सेक्टर को छोड़ के यहाँ पे सारे सेक्टर्स में क्या है, 100% गवर्नमेंट में एफडीआई अलाउड कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या, फॉरेन करेंसी का फ्लो फिर से बढ़ चुका है। और स्टूडेंट्स हमारे देश में मोदी जी ने कई मतलब हमारे इन्वेस्टर्स मीट और कई सारी ऐसे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो और ग्रोन हो सके। तो आई होप स्टूडेंट्स इन सब के बारे में आप लोग और डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी नाम का पूरा सब्जेक्ट ही है। तो बीएसटी में एक छोटी मोटी हमने झलक देख ली कि क्या चीज थी, कैसे थी। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और चलो हम इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग भी चाहो तो एक फ्लो चार्ट बना लेना, यही फ्लो चार्ट आप लोग को बनाना थे वो। तो अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में हमने क्या देखा था, हमने देखा था सबसे पहले कि ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ था। ट्रेड की शुरुआत हुई थी ट्रेड स्टार्टेड थ्रू आप लोग स्टूडेंट्स ही नोट करते रहिएगा, सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट। फिर उसके बाद एड्स टू ट्रेड की भी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, अब यहाँ पे हम थोड़ा अपना कलर चेंज करते हैं। इंडिजिनस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, फिर ट्रांसपोर्टेशन। और ऐसे कर करके हमारी जो इंडियन इकोनॉमी में जो था, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स फिर कॉमर्स स्टार्ट हुआ था। फिर हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी का क्या फेस था, क्या सारी चीजें थी। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आई होप स्टूडेंट्स अब तक हमने जो भी पढ़ा आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग चाहो तो जो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग अपने ये बुक का यूनिट का हमारे सेक्शन सेकंड है बिजनेस, अब इसके बारे में एक्चुअल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। तो बस हम लोग बुक पे क्विक रीडिंग लेंगे और फिर फटाफट ये चैप्टर हमारा 2 से 3 लेक्चर 4 लेक्चर मैक्सिमम ओवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड।